हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सेजल स्टडी पॉइंट एसएसपी में। मैं VR गुप्ता सर। आज हम लोग देखेंगे वृत्त यानी सर्किल के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग शून्य से शिखर तक पढ़ाई करेंगे, यानी कि हर एक इसके जो टॉपिक हैं इस पर हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पर हम लोग जो क्वेश्चन आता है उन सबको भी डील करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग वृत्त के बारे में। शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी नहीं लगते हो तो इसे आप डिसलाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग वृत्त है क्या, देखते हैं। तो वृत्त क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु दिया है, किसी बिंदु से चारों ओर अगर हम समान दूरी लेते हैं, चारों ओर समान दूरी लेते हैं और समान दूरी लेने के बाद जो हमारा एक आकृति बनता है, इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। किसी बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से चारों ओर की समान आकृति, समान दूरी लेने पर जो हमारा आकृति बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, ठीक है। अब यहां देखिएगा, जो हम निश्चित बिंदु लेते हैं इस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। जो किनारे किनारे है ये आकृति, इसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की किसी एक बिंदु को टच करता हो, या कह सकते हैं क्या, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। अब एक बिंदु पर टच करेगा तो उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन अगर परिधि को दो बिंदु पर टच करता हो, कितने बिंदु पर टच करता हो, दो बिंदु पर टच करता हो, तो उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। जैसे देखिए ये सब क्या है, जीवा है। ये सब के सब है, जीवा है। चूंकि वो दो बिंदु पर टच कर रहा है, परिधि के दो बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए क्या है, जीवा है, ठीक है ना। अगर वो जीवा केंद्र से होकर के जाए, यदि वो जीवा केंद्र से होकर के जाए तो जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। ये सब के सब आपका क्या है, जीवा है। अगर केंद्र से होकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और केंद्र से होकर के नहीं जाएगा तो जीवा होगा। एक चीज और आपको बता दें कि जो केंद्र से होकर के जाता है जो जीवा, वो सबसे बड़ी जीवा होता है। केंद्र से होकर के जाता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा होता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, केंद्र से जो जीवा जितना ही ज्यादा दूर है उतना ही छोटा है। केंद्र से जो जीवा जितना ही ज्यादा दूर है उतना ही क्या है, छोटा है। जो जितना ही नजदीक है उतना ही बड़ा है। जैसे ये जीवा जो है केंद्र से सबसे नजदीक हम खींचे हैं तो ये सबसे बड़ा है, यानी कि व्यास को छोड़ करके। चूंकि आपको बताया है कि व्यास सबसे बड़ा होता है। व्यास क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन व्यास को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे जीवा खींचेंगे, अगर केंद्र से जितने ही नजदीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और जो केंद्र से जितना ही दूर होगा उतना ही छोटा होगा। ये कह सकते हैं केंद्र से दूरी बढ़ने पर, केंद्र से दूरी बढ़ने पर जीवा छोटी होती जाती है। जीवा छोटी होती जाती है, यानी केंद्र से जितना ही दूरी बढ़ेगा जीवा उतना ही छोटा होगा। यह हो गया आपका वृत्त, यह हो गया केंद्र। वृत्त को जीवा जो है दो भागों में बांट देता है। वृत्त को जीवा क्या होता है, दो भागों में बांट देता है। ये ए बी आपका जीवा हो गया जो वृत्त को दो भागों में बांट दिया।
तो चूंकि वृत्त को ये दो भागों में बांटता है, वृत्त को दो खंडों में बांट देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। अब ये जो छोटा खंड होता है उसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है ना। और जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। ये बड़ा वाला भाग हो गया और ये छोटा वाला भाग हो गया। छोटा वाला भाग को लघु वृत्तखंड, अब बड़ा वाला भाग को दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका वृत्त, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती थी, तो उसे लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड कहते थे। लेकिन अब त्रिज्या जो है इसको दो भागों में बांटेगी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन एक त्रिज्या नहीं बल्कि दो त्रिज्या। कितने त्रिज्या? दो त्रिज्या, ये ए ओ बी। अब त्रिज्या दो भागों में बांटती है तो इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। चूंकि त्रिज्या के द्वारा खंड किया जाता है इसलिए इसका नाम हम क्या बोले हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। अब जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। और जो बड़ा होता है इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। कोई दिक्कत? त्रिज्य खंड इसका नाम क्यों पड़ा? चूंकि ये त्रिज्या उसको दो खंडों में विभक्त करती है। त्रिज्या क्या करती है? उसको दो खंडों में यानी दो भागों में विभक्त करती है, इसलिए इसका नाम हम रखे हैं त्रिज्य खंड, ठीक है ना। जो छोटा भाग है इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, जो बड़ा भाग है इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चाप। देखिए ये क्या है? ये परिधि है। ये क्या है? परिधि है। इससे पहले हम लोग पढ़े वृत्त को दो भागों में बांटने के लिए दो तरीका, एक जीवा के द्वारा और एक त्रिज्या के द्वारा। जीवा के द्वारा बांटता है तो उसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं, और त्रिज्या के द्वारा बांटता है उसको त्रिज्य खंड कहते हैं। अब हम परिधि को बांटेंगे। परिधि को, तो जो परिधि का जो बांटते हैं दो भाग में, देखिए एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया, बड़ा वाला भाग, ठीक है ना। तो जो परिधि को हम दो भागों में बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। जो छोटा होता है उसको हम बोलते हैं लघु चाप, और जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ चाप। ये आपका बड़ा हो गया चाप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप कहेंगे। और ये छोटा हो गया चाप तो इसको हम क्या कहेंगे? लघु चाप कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये एक वृत्त हो गया और ये हो गया आपका जीवा, ठीक है। और ये है आपका केंद्र, ये केंद्र O हो गया, ये A और B जीवा हो गया। अगर मान लीजिए जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है या 18 सेंटीमीटर है, जो भी मान लें, ठीक है ना। एक हम सीधी रेखा डालते हैं। क्या करते हैं? सीधी रेखा डालते हैं। सीधी रेखा डालने पर जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। केंद्र से जब हम कोई सीधी रेखा डालते हैं, टेढ़ा नहीं डालना है, सीधा डालना है ताकि वो 90 डिग्री कोण बना सके। तो जब 90 डिग्री कोण बना लेगा या सीधा रेखा जब पड़ेगा तो क्या करेगा? जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर पूछेगा AM कितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 9 सेंटीमीटर। MB कितना हो जाएगा? तो MB भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, आपके इससे हमको फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया, ये लंब कितना दे दिया, यानी OM कितना दे दिया? 7 सेंटीमीटर। बोलेगा कि हमें त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर कितना? 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर लेंगे, हमारा जो क्या होगा? त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। ये वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त पे जो है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करते हुए जब कोई रेखा जाता है तो उस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर कोई छेदते हुए जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? छेदक रेखा। इसी वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं?
तो किसी वृत्त पर हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहां से भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से भी 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 खींच सकते हैं। यानी कि वृत्त पर जो हम क्या कर सकते हैं, अनेक स्पर्श रेखाओं को खींच सकते हैं। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन होगा कि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे वृत्त हो गया, अब वृत्त के एक बिंदु हम ले लिए, इस पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो हम एक ही खींच पाएंगे। इससे ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो ये छेद कर देगा। क्या करेगा, उसको छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्पर्श रेखा कितने खींच सकते हैं हम, तो एक खींच सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया आपका वृत्त हो गया, ये हो गया केंद्र। वृत्त के बाहर कोई बिंदु हम ले लेते हैं ए। अब पूछेगा वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, ये हो गया वृत्त हो गया, अब वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बता दें, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। अब यहां पे देखिए, ये मान लेते हैं हम P है और ये T है। अगर ये TA दे दी है 5 सेंटीमीटर, तो पूछेगा PA कितना होगा। क्या पूछेगा, PA कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो आपको बता दें, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे TA बराबर PA होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से जब हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अभी आपको बताया गया था, याद होगा, कि स्पर्श रेखा पर जब केंद्र से हम मिलाते हैं उसको, स्पर्श बिंदु को, स्पर्श रेखा का जो इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श रेखा का जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो केंद्र से जब हम स्पर्श बिंदु को हम मिलाते हैं सरल रेखा द्वारा, तो वो कोण जो बनता है कितना का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है, 90 डिग्री का। और ये भी कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। चूंकि ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों को केंद्र से हम स्पर्श बिंदु पर मिला रहे हैं, तो ये कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और अब देखिए, ये क्या है, ये चतुर्भुज है। ये क्या है, चतुर्भुज है। देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 और ये 4, ये 4 भुजा हो गया है। तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज, ठीक है। तो आप जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360। तो ये दोनों 90-90 मिलकर कितना हो गया, 180। तो ये दोनों हो ही गया, ये दोनों कितना हो गया, 180। अब इसका मतलब ये दोनों मिला करके 180 होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 होगा। आपको क्वेश्चन देता है कि यहाँ पे अगर 70 डिग्री है तो इसके केंद्र पर कितना होगा, तो केंद्र पर कितना होगा, 110 डिग्री। यहाँ पे अगर 60 दे दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों जोड़ने पर आपका 180 आना चाहिए, ठीक है। ये कोई वृत्त हो गया और ये कोई जीवा हो गया, ये AB जीवा हो गया, ठीक है ना। वृत्त के किसी जीवा द्वारा परिधि पर एक ही ओर के जितने कोण बनते हैं सब के सब आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ऐसे मिला दिए, ठीक है, तो ये जितना कोण बनेगा उतना आपका ये भी कोण होगा, ठीक है ना। उतना ही आपका ये भी कोण होगा। समझ में आ रहा ना। एक ही जीवा है, जीवा क्या है, एक ही है। एक ही जीवा द्वारा एक ही तरफ परिधि पर जितने कोण बनते हैं वो सब के सब आपस में क्या होते हैं, बराबर। और मान लीजिए x है, ये y है और ये z है, तो यहाँ x बराबर y बराबर z हो जाएगा। यानी कि सब के सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब एक ही तरफ बनता है तब। ये हो गया वृत्त, ये हो गया जीवा और ये केंद्र है, ठीक है ना। ओ, ये केंद्र पर कोण बना और उसी जीवा के द्वारा
परिधि पर कोण बना। तो जितना कोण यहाँ पे होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? ये 60 डिग्री बनाया है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। परिधि पर देखिए जीवा एक ही है, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बना है और एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना है, तो केंद्र पर वाला हमेशा इसका दुगुना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये कोई वृत्त हो गया। वृत्त के किसी भी 4 जगह पे, यानी वृत्त की परिधि पर कोई भी 4 बिंदु ले लेते हैं। वृत्त की परिधि पर कोई भी 4 बिंदु हम ले लेते हैं, कहीं भी 4 बिंदु, और चारों बिंदु को हम मिलाते हैं। चारों बिंदु को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो मिलाने से एक हमारा चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? चतुर्भुज बनता है। ठीक है ना। अब इस चतुर्भुज का नाम होता है चक्रीय चतुर्भुज। ABCD, इसका नाम क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज। ये एक चक्र के अंदर, चक्र मतलब क्या? वृत्त के अंदर है और एक चतुर्भुज है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब यहां देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि ये आमने सामने का कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर x है, ये y है, तो ये दोनों क्या होगा? x प्लस y बराबर कितना हो जाए? 180 डिग्री। कोण x प्लस कोण y बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं क्या कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। फिर कोण B प्लस कोण D बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों को मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कह सकते हैं क्या? आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है। अब यहां देखिए एक चीज और देखिएगा, एक वृत्त हो गया, ये जीवा हो गया और ये हो गया केंद्र। अगर यहां पे ये केंद्र पर जो है 140 डिग्री कोण बन रहा है, कितना का बन रहा है? 140 का, तो यहां पे कितना का बनेगा? अब यहां देखिए ये A B O या C कर देते हैं और इधर कर देते हैं D, इधर हम कर देते हैं क्या? D। अब आपको बताना है कि कोण C कितना होगा और कोण D कितना होगा, बता सकते हैं? तो देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये चूंकि कितना है? 140 बना है, तब जानते हैं जीवा के द्वारा केंद्र पर जो जितना कोण बना होता है उससे ठीक आधा यहाँ पे कोण बनता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण C बराबर कितना? 70 डिग्री। अब ये देखिएगा ये एक चतुर्भुज बन गया आपका, चक्रीय चतुर्भुज A। ठीक है ना। एक ये हो गया भुजा, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। 4 भुजा हो गया। इसको मान लीजिए कि ये नहीं है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि हमको निकालना है क्या? D, तो अब जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। यानी कोण D हो जाएगा आपका 110 डिग्री। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। ये केंद्र से होकर जा रहा है, ये क्या हो? केंद्र से होकर जा रहा है। अब ये पूछेगा कि ये कोण C कितना का होगा, यहां पे कोण कितना का बनेगा, ये आपको बताना है कितना का होगा। तो देखिए ये होगा आपका 90 डिग्री का। कितना का? 90 डिग्री का। अब आपका ये कैसे 90 डिग्री होगा? तभी आपको बताया कि केंद्र पर जितना कोण बनता है उसके ठीक आधा बनता है परिधि पर कोण। तो केंद्र पर कितना कोण बना? चूंकि ये केंद्र पर ही है तो कितना का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। उसका ठीक आधा बनेगा ये 90 डिग्री का। या ये भी कह सकते हैं कि व्यास से हम परिधि की एक ही ओर जितना कोण बनाते हैं सब के सब 90 डिग्री का होता है। किससे? व्यास के थ्रू, व्यास से
हम परिधि पर जितना कोण बनाते हैं सब के सब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चाहे ऊपर बनाए या नीचे बनाए या दाएं बनाए या बाएं बनाए, किधर भी बनाएंगे व्यास के थ्रू अगर हम परिधि पर कोण बनाएंगे तो सब के सब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इधर भी हम बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये हो गया इसका केंद्र। ठीक है, ये दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ये जीवा कितना दे दिया है, ये ए बी दे दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ये ओ हो गया। ठीक है, अब ये भी दे दिया, देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये ए बी जीवा है, ये ओ एम हम मान लेते हैं इसको, क्या ओ एम कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं एन, ये भी है 3 सेंटीमीटर। तो पूछेगा सी डी जीवा की लंबाई कितनी होगी, सी डी जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम, अभी आपको बताए थे कि केंद्र से जितना ही दूर पर रहता है जीवा उतना ही छोटा होता है, जितना ही नजदीक रहता है उतना ही बड़ा होता है। लेकिन यहां पे तो देखिए केंद्र से तो दोनों सेम दूरी पर है, ये भी 3 सेंटीमीटर पर है, ये भी 3 सेंटीमीटर पे है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर जीवा है तो क्या ये 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से 3 सेंटीमीटर पर ये है तो 3 सेंटीमीटर पर ये है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये हो गया आपका, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी। ठीक है, यहां पे है 70 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री, यहां पे 120 डिग्री। तो ये कोण पूछेगा, ये कोण कितना है, तो ये कोण कितना होगा, सी। तो आपको बताए थे कि समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए एक चीज और देखते हैं, अगर इसको हम सीधे बढ़ा दें तो ये जो कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ठीक है, अब ये जो बाह्य कोण जो होता है, जिसके साथ वो बाह्य कोण बना रहा है उसके समूह कोण के बराबर होता है। देखिए ये जो है कोण सी के साथ ही बाह्य कोण बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, सी के साथ। ये सी है, इसी के साथ ये बाह्य कोण बना रहा है, तो इस सी के सामने समूह कोण क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए के बराबर होगा। यानी कि ये जो कोण होगा बाह्य कोण कितना होगा, तो यहां पे हो जाएगा ये 70 डिग्री। ठीक है, और यहां पे देखिए तो किसके साथ ये बना रहा है, डी के साथ बना रहा है। तो डी के समूह कोण क्या है, बी, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 120 डिग्री का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा बाह्य कोण, तो 120 डिग्री का, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ऐसा हो गया। ठीक है ना, ये 120 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया, जिस बिंदु पर बना रहा है उसके समूह कोण के बराबर होगा। अगर ए पर बना रहा है, ए पर बाह्य कोण बना रहा है तो ए के समूह कोण क्या है, सी, यानी कि सी वाले के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहां देखिएगा, यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है, ये चारों फिगर में आपको बताना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। तो पहले फिगर में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते किसको है, जिसमें दोनों वृत्त जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। दोनों वृत्त एक दूसरे को जहां पे स्पर्श करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे टच करता है उस बिंदु को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों से स्पर्श रेखा खींचे जा सकता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलेंगे।
अब यहाँ देखिए ये दो वृत्त है, ये दोनों इस बिंदु पर टच कर रहा है, दोनों इस बिंदु पर टच कर रहा है, तो हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींच ही सकते हैं, खींच सकते हैं ना। तो कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं? एक खींचेंगे, एक से तो ज्यादा खींच नहीं पाएंगे। और अब हम इधर से खींचने की कोशिश करेंगे तो फिर छेदक रेखा हो जाएगा। ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? ये भी छेदक रेखा हो जाएगा। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु कितना हो गया? एक। यहाँ पे कितना स्पर्श बिंदु होगा? तो यहाँ पे तो उभयनिष्ठ है ही नहीं। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो फिर ये देखिए, ये अगर स्पर्श रेखा हो रहा है तो इसके लिए बड़े वृत्त के लिए क्या होगा? ये छेदक रेखा हो जा रहा है। ऐसे खींचते हैं तो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा है, लेकिन छोटे वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसमें कितना होगा? इसमें कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, एक हो गया स्पर्श रेखा यहाँ पर, और एक ये हो गया स्पर्श रेखा, हो गया ना ये 2। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गया? 2 हो गया। इस वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है और इस वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है, इस वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है, इस वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है। लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें केवल एक ही है जो दोनों वृत्त को स्पर्श करता है। यहाँ पे कोई किसी को स्पर्श नहीं कर रहा है। एक वृत्त को तो कर रहा है लेकिन दोनों वृत्त को स्पर्श नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये रेखा जो है इन दोनों वृत्त को स्पर्श किया है, ये रेखा भी इन दोनों वृत्त को स्पर्श किया है। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या? तो देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, और एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, थोड़ा सा ऐसे अगर हम खींचते हैं तो ये भी स्पर्श कर सकता है। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? 3, और एक ऐसा भी हो सकता है आपका, जो इसको स्पर्श करते हुए जाएगा, होगा ना? तो ये हो गया 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 4। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अब इस आकृति को देखिएगा, इसमें ऐसे आपको फिगर दे दिया रहेगा और यहाँ पे कोई ना कोई कोण दे दिया रहेगा। तो पूछेगा x का मान ज्ञात करना है या फिर y का मान ज्ञात करना है, ऐसे क्वेश्चन आपका रहेगा। तो क्या करेंगे? आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी कितना का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो ये तो 180 हो गया, और ये दोनों मिलाकर के, ये और ये दोनों मिलाकर ये कितना बनता है? 180 बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? जिसमें से ये हो गया आपका 80, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हो गया? 100। अब क्या करेंगे? ये देखिए, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है ही, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर हैं। और ये रेखा क्या है? उभयनिष्ठ है। इसका मतलब कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा? 50, y कितना हो जाएगा? 50। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर, और ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है ना? तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये 50 है तो ये भी आपका 50 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।